नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल में हम सबसे पहले मुख्य प्रोविजंस की बात करेंगे, उसके बाद बिल के सपोर्ट में पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बिल के अगेंस्ट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे वे फॉरवर्ड। देखो, बिल में 3 प्रकार के पर्सनल डेटा की बात कही गई है, या फिर यूं कहो कि पर्सनल डेटा को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है बिल के द्वारा। सबसे पहला पर्सनल डेटा। देखो, ये वो डेटा होता है जिसकी सहायता से आप इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे इंडिविजुअल का नाम, एड्रेस। आपको किसी का नाम, फादर नेम, एड्रेस नेम पता होगा तो आप उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हो वो कौन है। दूसरी कैटेगरी है पर्सनल डेटा की सेंसिटिव पर्सनल डेटा। सेंसिटिव पर्सनल डेटा में देखो वो डेटा आता है किसी इंडिविजुअल की फाइनेंशियल डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स नंबर्स, पासवर्ड्स, हेल्थ डिटेल्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी, बायोमेट्रिक, जेनेटिक, ये सब चीज़ें आती हैं सेंसिटिव पर्सनल डेटा की कैटेगरी में। और तीसरा कैटेगरी है पर्सनल डेटा की क्रिटिकल पर्सनल डेटा। अगर देखो सरकार को लगता है कि ये पर्सनल डेटा जो है वो मिलिट्री पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, या फिर नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित काफ़ी क्रिटिकल है, तो उस डेटा को क्रिटिकल पर्सनल डेटा की कैटेगरी में डाला जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न की। अगर देखो कोई कंपनी पर्सनल डेटा को दूसरे देश में ले जाती है तो इंडिविजुअल कंसेंट काफ़ी होगी और डेटा मिररिंग की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब बिल में डेटा मिररिंग की रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया गया है। डेटा मिररिंग का क्या मतलब होता है? जब देखो एक डिवाइस से आप डेटा को कॉपी करते हो दूसरे डिवाइस में तो आपने देखा होगा समय लगता है, 2 मिनट रिमेनिंग, 3 मिनट रिमेनिंग, डिवाइस की स्पीड कैसी है, डेटा कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से डेटा कॉपी होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। लेकिन डेटा मिररिंग में क्या होता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा कॉपी हो जाता है रियल टाइम बेसिस में, उसी समय। ये डिफरेंस है डेटा मिररिंग में और डेटा कॉपी में। डेटा मिररिंग में टाइम नहीं लगता, उसी समय एक डिवाइस से डेटा आ जाता है दूसरे डिवाइस में। नेक्स्ट प्रोविजन, बिल में देखो ये कहा गया है जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, याद कीजिए डेटा की 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। तो ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा जो है, फाइनेंशियल डेटा, हेल्थ संबंधित पर्सनल डेटा, इस डेटा को कंपनीज दूसरे देश में नहीं ले जा सकती। दूसरे देश में सेंसिटिव पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। अगर ऐसा होगा तो सिर्फ और सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी की अप्रूवल के बाद ही होगा। और तीसरे नंबर पे जो क्रिटिकल पर्सनल डेटा है, इसको तो सिर्फ इंडिया में ही स्टोर करके रखा जाएगा और इंडिया में ही इसकी प्रोसेसिंग होगी। नॉन पर्सनल डेटा की बात करें, देखो नॉन पर्सनल डेटा कौन सा होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उबर कंपनी है। उबर कंपनी हमारे देश में कैब एग्रीगेटर का काम करती है, राइड्स प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है उबर के पास, जिसकी सहायता से उबर बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकती है, जैसे ट्रैफिक पैटर्न और बहुत सारी चीज़ें, कब किस रोड पर ज़्यादा भीड़ होती है, किस समय पर। तो ये नॉन पर्सनल डेटा है। इस डेटा को मांगा जा सकता है सरकार के द्वारा। सरकार को लगता है कि हमें इस डेटा की आवश्यकता है तो सरकार उबर को बोल सकती है कि भैया हमें ये नॉन पर्सनल डेटा चाहिए, आप प्रोवाइड कीजिए। पिछला जो ड्राफ्ट था वो देखो इस प्रकार के डेटा पर अप्लाई नहीं होता था, लेकिन इस बिल में नॉन पर्सनल डेटा की बात कही गई है और सरकार आवश्यकता पड़ने पर कंपनी से ये जो डेटा है वो मांग सकती है। इस पर देखो ऐतराज़ भी है कुछ कंपनीज का। उनको लगता है हम बड़ी मुश्किल से इस प्रकार का डेटा इकट्ठा करते हैं और इसी प्रकार के डेटा पर हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो चलता है, तो फिर कैसे हम ये डेटा सरकार के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविज़न, बिल में देखो ये कहा गया है सोशल मीडिया कंपनीज जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये बहुत सारा पर्सनल डेटा इकट्ठा करती हैं। ये डेटा फिड्यूशरी है। डेटा फिड्यूशरी देखो हर वो कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करते वक्त डेटा इकट्ठा करती है। इवन अमेजोन, जोमेटो, ये भी डेटा फिड्यूशरी हैं। तो सोशल मीडिया वाली जो कंपनीज हैं उनको बोला गया है बिल में कि आप अपना खुद का यूज़र वेरिफिकेशन मैकेनिज्म डेवलप करो, ताकि
अभी बिना नाम के अकाउंट जो बन जाते हैं ऐसा ना हो, क्योंकि बिना नाम वाले जो अकाउंट होते हैं वो ट्रोलिंग ज़्यादा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और अगर सोशल मीडिया कंपनीज का अपना एक मैकेनिज्म होगा बिना नाम वाले अकाउंट्स को रोकने के लिए, तो फिर इस प्रकार की ट्रोलिंग कम होगी। नेक्स्ट प्रोविज़न, बिल में देखो ये कहा गया है इंडिविजुअल की कंसेंट के बिना उसके पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग नहीं हो सकती एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। और कौन सी एक्सेप्शंस हैं? रीजनेबल पर्पजेस के लिए बिना इंडिविजुअल कंसेंट के भी पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग हो सकती है। और वो एक्सेप्शंस कौन सी हैं, रीजनल पर्पजेस कौन से हैं? जब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट खतरे में हो, डिटेक्शन ऑफ एनी अनलॉफुल एक्टिविटी और फ्रॉड, विसल ब्लोइंग, मेडिकल इमरजेंसी, क्रेडिट स्कोरिंग, ऑपरेशन ऑफ सर्च इंजन, प्रोसेसिंग ऑफ पब्लिकली अवेलेबल डेटा। तो ये कुछ रीजनेबल पर्पजेज हैं जिनके लिए किसी के पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग हो सकती है बिना उसकी कंसेंट के भी। नेक्स्ट प्रोविजन, बिल में देखो ये कहा गया है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलर डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी जो हमारे देश में ओवरसी करेगी कि डेटा प्रोसेसिंग किस प्रकार से हो रही है। ऑडिटिंग भी की जाएगी समय समय पर इस डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा। बिल में देखो ये भी कहा गया है कि सभी कंपनीज जो हैं वो अपनी कंपनी में डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करेंगी और ये डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होंगे वो डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ मिल के काम करेंगे डेटा की ऑडिटिंग के लिए, ग्रीवेंस रेड्रेसल के लिए और मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, बिल में ये कहा गया है कि विभिन्न कंपनीज सिर्फ उतने डेटा को कलेक्ट करें जितनी आवश्यकता है, मतलब सिर्फ स्पेसिफिक डेटा को कलेक्ट करें। ऐसा नहीं कि आपको आवश्यकता नहीं है फिर भी आप यूजर से अनाप शनाप डेटा इकट्ठा कर रहे हो। नेक्स्ट प्रोविजन ये है, बिल जो है इंडिविजुअल को डेटा पोर्टेबिलिटी का राइट ग्रांट करता है। डेटा पोर्टेबिलिटी मतलब आप डेटा को ऑब्टेन कर सकते हो, अपने पर्सनल डेटा को अपनी मर्जी से रीयूज़ कर सकते हो, आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी प्रकार से ट्रांसफ़र कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, ये सारे राइट्स आपके पास हैं। नेक्स्ट चीज़, बिल में राइट टू बी फॉरगेटन भी दिया गया है। ये राइट टू बी फॉरगेटन जो है हमने लिया है यूरोपियन यूनियन के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन से। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो है जिसने पहले कंसेंट दी हो अपने पर्सनल डेटा के लिए, वो डेटा कलेक्शन के लिए अपनी कंसेंट वापस ले सकता है और डेटा डिस्क्लोजर के लिए अपनी कंसेंट वापस ले सकता है, और इसका नाम है राइट टू बी फॉरगेटन। लास्ट में बिल में पेनल्टीज का प्रावधान भी किया गया है। अगर देखो कोई कंपनी माइनर वायलेशन करती है इस बिल के प्रोविज़न का, तो 5 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है, या फिर उस कंपनी का पूरे वर्ल्ड में जितना टर्नओवर है उसके 2% का फाइन लगाया जा सकता है। अगर कोई कंपनी ज़्यादा सीरियस वायलेशन करती है इस बिल के प्रोविजंस का, तो 15 करोड़ का फाइन लगाया जा सकता है, या फिर पूरे वर्ल्ड में जितना टर्नओवर है उसके 4% का फाइन लगाया जा सकता है। इवन कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव इंचार्ज हैं उनको 3 साल तक के लिए जेल में भेजा जा सकता है। बिल में ये भी प्रोविज़न किया गया है। तो इस प्रकार से हमने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात की। अब हम बिल के स्पोर्ट में पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखो, डेटा लोकलाइजेशन का जो प्रोविज़न किया गया है इस बिल में, डेटा लोकलाइजेशन मतलब हमारे देश के सिटीजन्स का जो डेटा है वो हमारे देश में ही स्टोर करके रखा जाएगा और दूसरे देशों में नहीं लेके जाया जाएगा। तो ये जो प्रोविज़न किया गया है ये अच्छा है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकेंगी। अभी क्या होता है, मान लीजिए कोई क्राइम हुआ और कल्प्रिट के या फिर विक्टिम के व्हाट्सएप डेटा को एक्सेस करना है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, लेकिन डेटा जो है वो व्हाट्सएप ने स्टोर कर दिया यूएसए के सर्वर्स में। तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी की सहायता से हम वो डेटा हासिल करते थे, लेकिन ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस होती थी और बहुत समय लग जाता था। लेकिन डेटा अगर इंडिया में ही स्टोर करके रखा जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक्सेस कर सकेंगी उस डेटा को। साइबर अटैक्स या फिर सर्विलियंस जो की जा सकेगी आसानी से। कुछ समय पहले आपको याद होगा व्हाट्सएप के जो अकाउंट थे वो हैक कर लिए गए थे इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस ने। तो इस प्रकार की घटनाएं कम होगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है फेक न्यूज़ स्प्रेड करने के लिए, लिंचिंग के लिए, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए। इन सब चीज़ों को मॉनिटर किया जा सकता है और समय रहते रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, डेटा लोकलाइजेशन की सहायता से वो बड़ी कंपनीज जो हमारे देश में चलती हैं इंटरनेट की सहायता से, मतलब वो इंटरनेट की सहायता से सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बहुत पैसा कमाती हैं। लेकिन
जितना टैक्स उन्हें भरना चाहिए इंडिया में उतना टैक्स वो नहीं भरती। लेकिन अब डेटा इंडिया में ही स्टोर होगा तो सरकार की कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ऐसी कंपनीज पर टैक्स लगाने की। सबसे लास्ट में देखो, ये जो बिल है वो डेटा सॉवरेनिटी को इन्फोर्स करने में हेल्प करेगा। डेटा सॉवरेनिटी मतलब देश में जो भी डेटा प्रोड्यूस होता है उस पर देश का हक है, तो डेटा सॉवरेनिटी को इन्फोर्स करने में मदद करेगा ये बिल। अब बिल के अगेंस्ट में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखो, सरकार कहती है कि आपको डेटा इंडिया में ही स्टोर करना होगा। ठीक है, इंडिया में डेटा स्टोर कर भी दिया, लेकिन अगर वो डेटा इनक्रिप्टेड है तो फिर क्या फ़ायदा? समझ गए? जैसे व्हाट्सएप का डेटा वो तो इनक्रिप्टेड होता है ना, एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है। ऐसा डेटा इंडिया में स्टोर हो जाएगा, फिर भी गवर्नमेंट उसे एक्सेस तो नहीं कर सकेगी ना। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, बिल में ये कहा गया है कि पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग हो सकती है इंडिविजुअल कंसेंट के बिना अगर कुछ रीजनेबल पर्पज सर्व होते हैं। कौन कौन से रीजनेबल पर्पज हैं हमने डिस्कस किए थे। तो आर्टिकल में कहा जाता है, ये देखो जो पर्पजेस हैं वो काफ़ी वेग हैं, मतलब इन रीजन्स का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट कभी भी पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कर सकती है अपने लिए, तो प्राइवेसी कहाँ रह गई फिर। नेक्स्ट पॉइंट, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनीज ने इस बिल का काफ़ी क्रिटिसिज्म किया है। इस प्रकार से अगर देखो, डेटा के मामले में हम प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाते हैं, दूसरे देश भी प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना सकते हैं, तो डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा। आज हम यूएसए की कंपनीज को फोर्स करते हैं कि डेटा इंडिया में स्टोर कीजिए, कल को यूएसए की कंपनीज कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगी जिससे टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज को नुकसान होगा, तो ये गलत है। इवन देखो, इससे इंडिया की इमेज खराब होती है। अभी जो बड़ी कंपनीज हैं उनको लगता है इंडिया एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंटरनेट मार्केट प्लेस है, लेकिन इस प्रकार की सख्त पॉलिसीज़ अगर हम अपनाएंगे तो हमारी ये जो इमेज है धीरे धीरे इरोड होने लगेगी और बड़ी जो कंपनीज हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। लास्ट में देखो, वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है 2017 में जब पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी तो उस जजमेंट में कहा गया था राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, और इसके साथ साथ जो डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ है वो भी इम्पोर्टेंट है ताकि देश में सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके। तो दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस इस्टाब्लिश करना जरूरी है, डेटा को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है और डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ भी जरूरी है। अभी देखो, ये बिल भेजा गया है स्टैंडिंग कमेटी के पास, तो बिल में जो भी कमियां हैं उन्हें पूरा किया जाए इससे पहले कि ये बिल पार्लियामेंट से पास हो सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डिटेल से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।